नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मातोश्री में चल रहा है बैठकों का दौर। क्या राज ठाकरे फिर बदलेंगे पाला? अनिल अंबानी पर क्यों कस रहा है कानून का शिकंजा? इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले राज ठाकरे। अब बेटे अमित ठाकरे की आशीष सेलार से मुलाकात। महाराष्ट्र में फिर बदल रहे हैं सियासी समीकरण। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान पर लगे आरोपों पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। बोले वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ले रखा है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव और राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाला साहेब के असली वारिस एकनाथ शिंदे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांगा समर्थन। शरद पवार और उद्धव को किया फोन, विपक्ष में मचा हड़कंप। अनिल अंबानी पर कसा कानून का शिकंजा। 17,000 करोड़ के बैंक घोटाले को लेकर अनिल के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। खबरों में सबसे पहले बात मातोश्री में हो रही लगातार बैठकों की। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स के एक बार फिर अलग होने की खबर कभी भी सामने आ सकती है। बेस्ट क्रेडिट चुनाव में शर्मनाक हार के बाद ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। अटकलें तेज हैं। जब हार के फौरन बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अब राज ठाकरे के बेटे और एमएनएस विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने संस्कृति मंत्री आशीष सेलार से मुलाकात की है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में ठाकरे ब्रांड की करारी हार के बाद राज ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना और उनके बेटे अमित का आशीष सेलार से मिलना यूं ही नहीं है। अमित ठाकरे ने अपने बयान में जरूर इस मुलाकात को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा, हमारे पहले से ही पुराने रिश्ते हैं, इसलिए दोनों के बीच सिर्फ निजी बातचीत हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। जो आलोचनाएं की जा रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। अब अमित ठाकरे भी राज ठाकरे की ही तरह अंदर खाने की बातचीत पर सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है कि बेस्ट चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को पता चल चुका है कि मुंबई में अब उनका संगठन कमजोर हो चुका है, उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। शिवसेना के संगठन पर अब एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। इसलिए राज ठाकरे अपने अस्तित्व और बेटे के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नए सियासी ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। राज ठाकरे को लग रहा था कि अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे तो उन्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी बीएमसी चुनाव नहीं हुए, उससे पहले एक सत्ता का सेमीफाइनल हुआ जिसमें ठाकरे ब्रदर्स को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में भी बैठकों का दौर चल रहा है। रात भर मातोश्री में कई बैठकें हुई जहां बीएमसी चुनाव से लेकर कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पार्टी के सांसदों और विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती भी उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी है। इधर बीएमसी चुनाव से पहले ही अगर राज ठाकरे गठबंधन तोड़ते हैं तो इससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव ने जिस मराठी अस्मिता की बात पर राज ठाकरे का हाथ थामा था उसे ही महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। बीएमसी क्रेडिट चुनाव जो हुआ और जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स की हार हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ठाकरे ब्रदर्स के राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के सियासी अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बीएमसी चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स के अंदर बेचैनी बढ़ी है उससे साफ है कि इनको पता चल चुका है कि अब महाराष्ट्र में इनकी सियासी पारी कभी भी खत्म हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक अतुल भोसले ने पृथ्वीराज चौहान पर जो आरोप लगाए उस पर सियासत तेज है। अब राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को घेर लिया है। फडणवीस ने कहा है कि विधायक अतुल बाबा भोसले ने जो साक्ष्य यानी जो सबूत सामने लेकर आए हैं वो काफी गंभीर है। इससे ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही ले रखा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाते हुए पूछा, असली वोट चोर कौन है? ये इससे बाहर आया है। अब इसका जवाब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देना चाहिए। बीजेपी विधायक अतुल भोसले ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर
मतदान में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और इस बात के सबूत भी दिए हैं। चौहान परिवार के 9 सदस्यों का 2 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण हुआ। वहीं कराड़ बीजेपी अध्यक्ष धनंजय पाटिल ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा उठाए गए मतदान संबंधी मुद्दे को लेकर हमने कई बातें देखी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2 दिन पहले प्रेस में बोला था कि 100 गांव में हमने सर्वे किया है और कई नाम दोबारा आए हैं, तो हमने भी वैसा ही सर्वे चालू किया, तो बेहद ही गंभीर बातें हमारे सामने आई। पृथ्वीराज चौहान ने जो खुद का घर है वहां करीब 15 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, उसमें से कई लोग उस जगह पर नहीं रहते, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में डलवाए गए हैं। अब धनंजय पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बहुत सालों से ये काम उनके जरिए किया जा रहा है। 2014, 2019 और 2024 ये तीनों विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था, तो उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, सभी ने उस वक्त 2-3 बार वोट किया। यानी खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो वोट चोरी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी क्या सफाई देते हैं, या राहुल गांधी फिर सवाल उठाते हैं, या जो सवाल उन पर उठ रहे हैं उन सवालों को वो जवाब देते हैं, ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने ठाकरे ब्रदर्स पर बड़ा हमला बोला है। अंधेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिर्फ बोल बच्चन तक ही सीमित है। निरुपम ने दावा किया कि बाला साहब ठाकरे के ब्रांड का असली वारिस सिर्फ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं। यह बयान द बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के नतीजों के बाद आया। इस चुनाव को ठाकरे बंधुओं के गठबंधन का पहला प्रयोग माना जा रहा था, लेकिन नतीजों में उनका यह प्रयोग नाकाम रहा। चुनाव में एक तरफ से मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना। करीब 15,000 वोटर्स में से करीब 12,500 ने मतदान किया और इन वोटर्स में ज्यादातर मराठी और भूमिपुत्र समुदाय से थे। चुनाव नतीजों में मनसे यूबीटी को वोटरों ने पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बढ़त दी। निरुपम ने कहा है कि अगर आज शिवसेना यूबीटी किसी तरह टिक पाई है तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के सहारे। अगर ये वोट बैंक भी खिसक गया तो यूबीटी को एक भी सीट नसीब नहीं होगी। संजय निरुपम ने साफ किया कि इस चुनाव में भले ही ये छोटा था, लेकिन इसका महत्व मुंबई की राजनीति के लिहाज से काफी बड़ा है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि मराठी वोट बैंक ठाकरे बंधुओं से हटकर शिंदे गुट और बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। यानी मराठी मतदाता पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ खड़ा है। ये बड़ा झटका है ठाकरे ब्रदर्स के लिए, इसलिए अब राज ठाकरे भी अपनी अलग राह टटोलते हुए नजर आ रहा है। तभी हमने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फिर सियासी समीकरण बदल रहे हैं और ऐसे में कभी भी बड़ी खबर सामने आ सकती है कि राज ठाकरे ने उद्धव से फिर अपना नाता तोड़ लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव ने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की दुविधा और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का समर्थन लेने के लिए दोनों नेताओं से फोन पर बात की थी, जिस पर शरद पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस ने उन्हें कॉल किया और उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। शरद पवार ने मुंबई में कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। भले ही हमारे पास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से कम संख्या है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं। यानी शरद पवार फिर से कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्ष अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सकता, क्योंकि खुद शरद पवार ये मान रहे हैं कि विपक्ष को हार नसीब होने वाली है। शायद यही वजह है कि उनके सांसद भी एनडीए के पक्ष में वोटिंग करें। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा था कि फडणवीस के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उनसे एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में एक बार फिर एनडीए के हाथ बड़ी बाजी महाराष्ट्र में लगती हुई नजर आ रही है। खबरों के आखिर में बात अनिल अंबानी पर छापेमारी की। कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। 6 ठिकानों पर सीबीआई की टीमों ने सुबह छापा मारा और ये कार्रवाई ईडी की जांच के बाद शुरू हुई। बैंक धोखाधड़ी के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13 जून 2025 को रिलायंस कम्युनिकेशन के खाते को फ्रॉड घोषित किया था और 24 जून को भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी रिपोर्ट दी गई थी।
सीबीआई की इस कार्रवाई से रिलायंस ग्रुप में हलचल मची है। जांच एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद है। सीबीआई ने अनिल अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर भी पूछताछ की। ये मामला अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़ा है, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन शामिल है। जांच का एक हिस्सा 2017 और 2019 के बीच यस बैंक के दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन के गलत इस्तेमाल से भी जुड़ा है। वहीं दूसरा मामला रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा है, जो 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले से जुड़ा है। कुल मिलाकर 17,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसमें कई सवालों के जवाब अनिल अंबानी दे सकते हैं, जिसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।